नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। हम 29 दिसंबर 2025 के द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को लेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही दिन की खबरें हमें भारत के भविष्य की एक झलक दिखाती हैं। जी, और खास तौर पे हम इसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल, मतलब टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को कैसे बदल रही है, हमारी समुद्री ताकत कैसे बढ़ रही है और ऊर्जा से लेकर अर्थव्यवस्था तक में क्या कुछ हो रहा है। और इसके लिए हमने इसी अखबार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि हर विकल्प के पीछे के क्यों को समझना है। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना। तो चलिए इस दिमागी कसरत को शुरू करते हैं। पहला सवाल गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर है और ये प्रगति प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। जी, तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कहता है कि ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी समय पर काम पूरा करने के लिए एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे 2025 में राज्यों में डीरेगुलेशन के प्रयासों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। और तीसरा कहता है कि यह एक 3 स्तरीय सिस्टम है जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं। अब एक एस्पिरेंट के तौर पर मेरी नज़र सबसे पहले उस तारीख 2025 पे जाती है। बिल्कुल, ये अक्सर फंसाने के लिए ही डाली जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी एक डिटेल की वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, अच्छा, जिससे सही जवाब बी है, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। तो ये प्लेटफॉर्म 2025 का नहीं है। पर ये जो पहले और तीसरे स्टेटमेंट है, इनके बारे में थोड़ा और बताइए। ये 3 स्तरीय सिस्टम सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है। और ये है भी। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो इसकी परिभाषा ही है। प्रगति का पूरा नाम ही प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। जी, लेकिन इसकी असली ताकत स्टेटमेंट 3 में छिपी है। और ये प्लेटफॉर्म 2025 में नहीं, बल्कि 2015 में लॉन्च किया गया था। 10 साल पहले। तो ये काम कैसे करता है? मतलब प्रधानमंत्री, केंद्र के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव, ये सब एक साथ एक स्क्रीन पर आ जाते हैं? बिल्कुल। आप सोचिए, इससे पहले किसी अटके हुए प्रोजेक्ट के लिए कितनी फाइलें चलती थीं, कितनी मीटिंग्स होती थीं। हाँ, सालों लग जाते थे। प्रगति ने उस पूरी लाल फीताशाही को एक तरह से बाईपास कर दिया। ये प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जमीनी स्तर की परियोजनाओं की निगरानी करने अच्छा, और राज्यों के मुख्य सचिवों से जवाबदेही तय करने की शक्ति देता है। मान लीजिए किसी राज्य में कोई सेंट्रल प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण की वजह से अटका है, तो प्रधानमंत्री सीधे उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं कि देरी क्यों हो रही है। मतलब अब कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि साहब फाइल लटकी हुई है। बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी के जरिए गवर्नेंस को रफ्तार देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो सच में गवर्नेंस का पूरा गेम ही बदल देता है। और अगर हम इसे सिलेबस से जोड़कर देखें तो ये सीधा जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और ई गवर्नेंस वाले हिस्से में आता है। ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं, खासकर समंदर की गहराइयों में। हमारा अगला सवाल है आईएनएस वागशीर पर। जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी हमेशा से एक जरूरी टॉपिक रहा है। इसके भी 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी कलवरी क्लास की 6ठी पनडुब्बी है। दूसरा, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है जो अनिश्चित काल तक पानी के नीचे रह सकती है। और तीसरा, इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमएनडीएल ने बनाया है। यहाँ भी एक शब्द, बस एक शब्द पूरे सवाल का रुख बदल सकता है। वही मैं सोच रहा था। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, न्यूक्लियर पावर्ड वाला, यहीं पर कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल, और यही वो ट्रिक है। इसका सही जवाब है सी, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। आपका शक बिल्कुल सही था, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, तो ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, तो फिर ये है क्या? और अगर नहीं है तो भारत अभी भी इन पारंपरिक, मतलब जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, उनमें निवेश क्यों कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले ये कंफर्म कर लें कि कथन 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। आईएनएस वागशीर कलवरी क्लास की 6ठी और आखिरी पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के तहत, और इसे भारत में ही एमडीएल ने बनाया है, जो मेक इन इंडिया इन डिफेंस का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है। अब आपके सवाल पर आते हैं। कलवरी क्लास की सभी पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक हैं, जिन्हें एसएसके भी कहते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर में मोटा मोटा फर्क क्या है? मतलब आसानी से कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी एक तरह की हाइब्रिड गाड़ी जैसी है। उसे अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह के पास आना पड़ता है। अच्छा। है
तो दुश्मन के रडार की पकड़ में आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं न्यूक्लियर पनडुब्बी के अंदर अपना एक छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो उसे बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, वो महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। समझ गया। तो जाहिर है न्यूक्लियर पनडुब्बियां ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा स्टेल्दी हैं। फिर भी हमें डीजल इलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों है? क्योंकि दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग हैं। न्यूक्लियर पनडुब्बियां होती हैं लंबी दूरी के मिशन के लिए, जैसे दूसरे महाद्वीपों तक नजर रखना। लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां तटीय रक्षा यानी अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए बेहतरीन होती हैं। ये बहुत ज़्यादा शांत होती हैं, जिससे इन्हें अगहरे पानी में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा साइलेंट होती हैं। जी, तो दुश्मन के जहाज़ों को अपने बंदरगाहों के पास रोकने के लिए ये ज़्यादा कारगर हैं। और हाँ, ये न्यूक्लियर पनडुब्बियों से काफ़ी सस्ती भी होती हैं। इसलिए एक अच्छी नौसेना के लिए दोनों तरह की पनडुब्बियां ज़रूरी हैं। ये तो जबरदस्त इंसाइट है। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उसका स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल समझना जरूरी है। और सिलेबस के लिहाज से ये GS पेपर 3 साइंस एंड टेक और सिक्योरिटी का हिस्सा हुआ। बिल्कुल, खासकर टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण वाले हिस्से में। चलिए, मेक इन इंडिया की इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में चलते हैं। हमारा अगला सवाल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs के बारे में है। ये भी एक उभरता हुआ टॉपिक है। हाँ, और भारत इस पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, SMR को 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल तक की क्षमता वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा, न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट 2010 के तहत राइट ऑफ रिकोर्स ऑपरेटर को उपकरण में खराबी की वजह से हुई परमाणु घटना के मामले में सप्लायर से हर्जाना मांगने की इजाजत देता है। और तीसरा स्टेटमेंट? तीसरा है, वर्तमान में भारत के ज्यादातर ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आयातित लाइट वाटर रिएक्टर यानी LWRS हैं। यहाँ पर ये जो राइट ऑफ रिकोर्स है, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत ही अहम है। खैर, इस सवाल का सही जवाब है B, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए, इसे तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेटमेंट तो SMR की परिभाषा है जो सही लग रही है। जी, ये परिभाषा बिल्कुल सही है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, SMR पारंपरिक बड़े रिएक्टर्स के मुकाबले छोटे होते हैं। इनकी क्षमता 300 मेगावाट तक होती है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें फैक्ट्री में बनाकर साइट पर असेंबल किया जा सकता है। अच्छा, मतलब प्लग एंड प्ले जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। इससे लागत और समय दोनों बचते हैं। और ये राइट ऑफ रिकोर्स वाला दूसरा स्टेटमेंट, इसे सरल भाषा में कैसे समझाएंगी? ये भी सही है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना उस कंपनी के दिए गए उपकरण में डिजाइन की खराबी की वजह से होती है, तो ऑपरेटर जो प्लांट चला रहा है, जैसे भारत में NPCIL, वो उस नुकसान की भरपाई के लिए सप्लायर पर दावा कर सकता है। अच्छा, तो अब समझ आया कि ये इतना विवादास्पद क्यों था। विदेशी कंपनियां शायद ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती होंगी। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पर कि वो गलत क्यों है। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि हमारे ज्यादातर रिएक्टर्स विदेशी मदद से बने हैं। नहीं, और यहीं पर भारत के परमाणु कार्यक्रम की आत्मनिर्भरता की कहानी छिपी है। भारत के ज्यादातर मौजूदा और ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी PHWRs हैं। PHWRs? जी, जो हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। अरे वाह, तो ये आयातित लाइट वाटर रिएक्टर से अलग कैसे हैं? PHWRs की खासियत ये है कि ये प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो भारत में मिलता है, जबकि ज्यादातर विदेशी LWRs को काम करने के लिए संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। तो PHWRs ने हमें परमाणु ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है? बिल्कुल। आज की हकीकत यही है कि हमारा बेड़ा मुख्य रूप से स्वदेशी PHWRs का है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। ये जानना कि हमारा ज्यादातर बेड़ा स्वदेशी है, काफी गर्व की बात है। और सिलेबस के हिसाब से ये GS पेपर 3 में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। जी। चलिए, अब एनर्जी पॉलिसी से इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ चलते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल सवाल आते हैं, GST काउंसिल। हाँ, ये भारतीय संघवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। सवाल के 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, GST काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत बनी एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए GST काउंसिल को वाटर प्यूरिफायर जैसी जरूरी चीजों पर
टैक्स छूट देने का आदेश दे सकता है। और तीसरा, जीएसटी काउंसिल के फैसले उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। मुझे लगता है ये सवाल शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की समझ को भी परख रहा है। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है, और इसी समझ के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर बी है। यानी सिर्फ कथन 1 और 3 सही हैं। जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट जीएसटी काउंसिल को आदेश नहीं दे सकता, भले ही मामला पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। देखिए, कथन 1 और 3 तो सीधे सीधे तथ्यात्मक है और बिल्कुल सही है। ये तो संविधान के प्रावधान है। तो दूसरे कथन में क्या पेच है? पेच है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। स्रोत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कहा कि टैक्सेशन यानी किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, ये एक नीतिगत मामला है। अच्छा। और नीति बनाना विधायिका और कार्यपालिका का काम है। इस मामले में जीएसटी काउंसिल का। अदालतें इस नीतिगत क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती। वो ये नहीं कह सकती कि किसी खास वस्तु पर टैक्स कम कर दो। ये विश्लेषण साफ करता है कि अदालतें अपनी सीमाएं जानती हैं। मतलब नीति बनाना सरकार का काम है और उस नीति की संवैधानिकता की जांच करना अदालत का। बिल्कुल, अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं। इसीलिए कथन 2 गलत है। और सिलेबस में ये जीएस पेपर 2 में संवैधानिक निकाय और शक्तियों के पृथक्करण जैसे विषयों से सीधे तौर पर जुड़ता है। बहुत ही साफ विश्लेषण। तो अब हम गवर्नेंस, डिफेंस, एनर्जी और इकोनॉमी के बाद अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है। सवाल है डिजी कवच पर। जी, ऐसे शब्दावली आधारित सवाल प्रीलिम्स में काफी आम है। सवाल है कि डिजी कवच क्या है, और विकल्प देखिए कितने मिलते जुलते हैं। ए, DRDO का एंटी मिसाइल सिस्टम। बी, वित्तीय धोखाधड़ी और खतरनाक ऐप्स को रोकने के लिए गूगल की एक साइबर सुरक्षा पहल। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक सरकारी पोर्टल और भारतीय बैंकिंग के लिए एक नया एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। कंफ्यूज होना बहुत आसान है। हाँ, विकल्प बहुत चालाकी से बनाए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है बी। गूगल की एक साइबर सुरक्षा पहल, डिजी कवच। नाम तो बड़ा भारतीय और सरकारी सा लगता है। बिल्कुल, नाम से तो यही लगता है कि ये कोई सरकारी योजना होगी। हाँ, लेकिन स्रोत के मुताबिक डिजी कवच गूगल की एक पहल है जिसका मकसद भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षित बनाना है। ये फर्जी ऐप्स, मैलवेयर और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने पर केंद्रित है। तो इसका संबंध मिसाइल डिफेंस या मजदूरों के रजिस्ट्रेशन से दूर दूर तक नहीं है? जी नहीं, ये सीधे सीधे साइबर सिक्योरिटी का मामला है जो जीएस पेपर 3 में आता है। और ये सवाल हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बड़ी सरकारी योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों की बड़ी तकनीकी पहलों पर भी नजर रखना जरूरी है। निश्चित रूप से। तो आज की हमारी चर्चा को अगर समेटें तो हमने गवर्नेंस में प्रगति से लेकर डिफेंस में आईएनएस वाकशीर, ऊर्जा में एसएमआरस और राज व्यवस्था में जीएसटी काउंसिल और आखिर में साइबर सुरक्षा में डिजी कवच जैसे विविध विषयों को छुआ। और जो एक धागा इन सभी सवालों को जोड़ता है वो ये है कि ये सिर्फ रटने की क्षमता को नहीं परखते। सही कहा। ये सवाल आपकी अवधारणाओं की गहरी समझ, बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता और अलग अलग विषयों को आपस में जोड़ने की योग्यता की जांच करते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। इस विश्लेषण के बाद ये सोचने की कोशिश कीजिए कि अखबार पढ़ते समय सिर्फ क्या हुआ ये जानने से आगे कैसे बढ़ें। हर खबर में ऐसा क्यों हुआ और इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा जैसे सवालों को कैसे खोजें। बहुत अहम सवाल है। अपनी तैयारी की रणनीति में ये बदलाव कैसे लाएं कि आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले न बने बल्कि एक विश्लेषक बने। शायद एक सूचना के उपभोक्ता से उसका विश्लेषक बनना ही इस परीक्षा की असली मांग है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।